दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ जीएस संचय श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 5, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के कंप्यूटर आधारित प्रश्नों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, एक्सेल में शॉर्टकट की Ctrl+R का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो सही उत्तर है दोस्तों राइट साइड में सिलेक्ट किए गए एक्टिव सेल को भरने के लिए। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों एक्सेल में शॉर्टकट की Ctrl+R का प्रयोग राइट साइड में चयनित किए गए सक्रिय सेल यानी एक्टिव सेल को भरने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक्सेल में निम्नलिखित में से क्या बनाए जा सकते हैं? लाइन ग्राफ और पाई चार्ट, केवल लाइन ग्राफ, बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट, या बार चार्ट और लाइन ग्राफ। तो सही उत्तर है बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट, ये एक्सेल से बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक सक्रिय सेल को वर्तमान पंक्ति पर पहले कॉलम में ले जाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? पेज अप, Ctrl+Home, पेज डाउन या होम? तो सही उत्तर है होम बटन का। दोस्तों एक सक्रिय सेल को वर्तमान पंक्ति के पहले कॉलम में ले जाने के लिए होम बटन का उपयोग किया जाता है। Ctrl+Home सक्रिय सेल को एक पंक्ति 1 कॉलम 1 पर ले जाने के लिए, Ctrl+पेज अप जो है वर्कबुक में पिछली सीट पर ले जाती है, और Ctrl+पेज डाउन ये वर्कबुक में अगली सीट पर ले जाती है। अगला है कि एक्सेल में डिफ़ॉल्ट सेल के अंदर टेक्स्ट क्षैतिज रूप से कैसे अलाइन होता है? तो ऑप्शन है लेफ़्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है लेफ़्ट अलाइन। दोस्तों आप जान लीजिए कि एक्सेल में डिफ़ॉल्ट सेल के अंदर टेक्स्ट क्षैतिज रूप से लेफ़्ट अलाइन होते हैं। एमएस एक्सेल में डेटा को प्रभावी रूप से रिप्रेजेंट या प्रदर्शित करने के लिए डेटा को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिससे उनका विश्लेषण अच्छी तरह से किया जा सके। अगला प्रश्न है, एक्सेल में सिलेक्ट किए गए सेल रेंज से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? ऑप्शन है F2, F4 या F8 या F11। तो सही उत्तर F11 है। दोस्तों एक्सेल में सिलेक्ट किए गए सेल रेंज से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट F11 है। चार्ट एक तरह का टूल होता है जिसका उपयोग आप एक्सेल में डेटा को ग्राफिक रूप में प्रेजेंट करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल निम्नलिखित में से कौन सा सेल संदर्भ डिफ़ॉल्ट है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है सापेक्ष यानी सेल रेफरेंस। दोस्तों सापेक्ष यानी रिलेटिव रेफरेंस। तो यहाँ पर देखिए सेल संदर्भ किसी सेल या सेल की श्रेणी का पता या नाम है। ये कॉलम नाम और पंक्ति संख्या का संयोजन है। एक्सेल में दो प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं, एक तो रिलेटिव रेफरेंस और दूसरे एब्सोल्यूट रेफरेंस, और इन दोनों में सापेक्ष संदर्भ एक्सेल में डिफ़ॉल्ट संदर्भ है। अगला प्रश्न है, जब संदर्भित सेल में या रेफरेंस सेल में एक या अधिक इनपुट बदल दिए जाते हैं तो एक्सेल की कौन सी विशेषता गतिशील रूप से नए आउटपुट को उत्पादन करेगी? तो सही उत्तर है सेल रेफरेंसिंग, ऑप्शन सी। दोस्तों जब संदर्भित सेल में एक या एक से अधिक इनपुट बदल दिए जाते हैं तो एक्सेल प्रोग्राम की सेल रेफरेंसिंग विशेषता गतिशील रूप से पुराने आउटपुट के स्थान पर नए आउटपुट उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल वर्कशीट की किसी सेल को एडिट करने के लिए कौन सी फंक्शन की यूज की जाती है? तो सही उत्तर है F2। याद रखिएगा एमएस एक्सेल वर्कशीट के सेल को एडिट करने के लिए F2 फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के सक्रिय सेल में डेटा को प्रदर्शित करने या संपादित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, फार्मूला बार। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के सक्रिय सेल में डेटा को प्रदर्शित करने या संपादित करने के लिए फार्मूला बार का उपयोग किया जाता है। फार्मूला बार माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और अन्य स्प्रेडशीट प्रयोगों के लिए एक अनुभाग है। अगला प्रश्न है, एक्सेल वर्कशीट में सक्रिय सेल की सामग्री किस में प्रदर्शित होती है?
तो सही उत्तर है फार्मूला बार में। दोस्तों एक्सेल वर्कशीट में सक्रिय सेल की जो सामग्री या कंटेंट है ये फार्मूला बार में प्रदर्शित होती है। टाइटल बार में फाइल का नाम, डिफ़ॉल्ट नाम बुक 1, स्टेटस बार में एप्लीकेशन का स्टेटस और नेम बॉक्स में सिलेक्टेड सेल का एड्रेस प्रदर्शित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का उपयोग वर्कशीट की सेल में वर्तमान तिथि और समय दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो सही उत्तर है नाउ और कोष्टक। तो यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नाउ कोष्टक फंक्शन का उपयोग वर्कशीट की सेल में वर्तमान तिथि और समय दर्ज करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, जब आप MS एक्सेल 2010 में राइट क्लिक करते हैं और फॉर्मेट सेल का चयन करते हैं तो कौन सा टैब अदृश्य है? ऑप्शन है आपके फॉन्ट, बॉर्डर, अलाइनमेंट और सीट। तो सही उत्तर है सीट। अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट दिशा निर्देश क्या है? आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पोर्ट्रेट। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट का जो दिशा निर्देश होता है वो पोर्ट्रेट होता है, लेकिन इसे लैंडस्केप में बदला जा सकता है। ये प्रिंटिंग चिन्हों, कार्डों और अन्य दस्तावेजों के लिए उपयोगी हो सकता है। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में सेल की सामग्री को संपादित करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता? तो सही उत्तर है अल्ट प्लस इंटर को दबाकर। तो याद कर लीजिए MS एक्सेल से सेल की सामग्री को संपादित करने के लिए F2 कुंजी दबाकर या फार्मूला बार पर क्लिक करके या सेल पर डबल क्लिक करके किया जा सकता है, अल्ट प्लस इंटर से नहीं। अगला प्रश्न है, एक्सेल वर्कशीट में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट कौन सा होता है? मध्य, जस्टिफाई, शीर्ष या नीचे? तो सही उत्तर है नीचे। दोस्तों एक्सेल वर्कशीट में टेक्स्ट या नंबर का डिफ़ॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट नीचे होता है। टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट बाएं तथा नंबर का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट दाएं होता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक वैध फंक्शन नहीं है? डेज, फिर जो है डेज और जो कोष्टक है यानी डेज, डे, वीक और टाइम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेज। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है 2016 में वीक के बाद जो कोष्टक है एक वैध फंक्शन नहीं है। एक्सेल में जो परिभाषित फार्मूले यहाँ पर वीक हो जाएगा ऑप्शन सी। डेज नहीं, वीक और कोष्ठक जो होगा वीक और सेल ये आपका सही नहीं है, क्योंकि आप जान लीजिए कि फंक्शन के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, डेट, टाइम आदि किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल 2007 का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? ऑप्शन है कॉम्बिन, लेफ्ट, मिड या राइट। तो सही उत्तर है कॉम्बिन। दोस्तों उपर्युक्त में से कॉम्बिन MS एक्सेल 2007 का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है, जबकि लेफ्ट, मिड और राइट टेक्स्ट फंक्शन का हिस्सा है। एक्सेल टेक्स्ट फंक्शन का उपयोग स्प्रेडशीट के भीतर संख्याओं को टेक्स्ट में बदलने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट की उन पंक्तियों का चयन करने के लिए जो एक निरंतर सीमा में नहीं है किस कुंजी का संयोजन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है अल्ट प्लस, शिफ्ट प्लस, कंट्रोल या अल्ट प्लस शिफ्ट। तो सही उत्तर है कंट्रोल। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट की उन पंक्तियों का चयन सेलेक्ट करने के लिए जो निरंतर सीमा में नहीं है कंट्रोल कुंजी का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल 2010 में सेल के कंटेंट को स्ट्राइक थ्रू करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है Ctrl+5। दोस्तों याद रखिएगा कि MS एक्सेल 2010 में सेल के कंटेंट को स्ट्राइक थ्रू, देखिए सेल के कंटेंट को स्ट्राइक थ्रू करने के लिए Ctrl+5 कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग, Ctrl+S जो है सक्रिय वर्कबुक को सेव करने के लिए और Ctrl+P वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा विकल्प आपके द्वारा दिए गए बेस के उल्लेख के लघुगणक को रिटर्न करता है? तो सही उत्तर है लॉग के बाद कोष्टक का जो है चिन्ह। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा?
देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लॉग और कोष्ठक के द्वारा लघुगणक को रिटर्न करता है। लॉग फंक्शन एक्शन में एक अंतर्निहित फंक्शन है जिसे एक गणित या ट्रिक फंक्शन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है MS एक्सेल 2007 में किस टैब से स्पेल चेक का विकल्प चुना जा सकता है? तो सही उत्तर है रिव्यू। दोस्तों आप जान लीजिए MS एक्सेल 2007 में रिव्यू टैब से स्पेल चेक का जो है चुना जा सकता है। Ctrl+N नए दस्तावेज खोलने के लिए, Ctrl+E टेक्स्ट को केंद्र में लाने के लिए और Ctrl+O फाइल को ओपन या खोलने के लिए प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल 2007 में वैध फार्मूला नहीं है? देखिए सम इफ, सम प्रोडक्ट या सम ऐड, तो सही उत्तर है सम ऐड। दोस्तों आप जान लीजिए सम इफ जो है ये फंक्शन है जो सभी मानदंडों को एक मानदंड के आधार पर सेल की श्रृंखला में जोड़ता है। सम फंक्शन मानों को जोड़ता है। सम प्रोडक्ट ये फंक्शन संगत श्रेणियों या सारणियों के गुणनफलों का योग है। तो सम ऐड जो है वैध सूत्र नहीं है। अगला प्रश्न है यदि चयनित दिनांक प्रारूप XXXXXXX है तो MS एक्सेल 2007 डेट फार्मूला डेट जो है 2020/8/31 का आउटपुट क्या होगा? तो सही उत्तर है 31/8/2020 ऑप्शन सी। दोस्तों आप जान लीजिए चयनित प्रारूप जो है XX 4 टाइम X, तो DD MM और YY तो हो जाएगा 31/8/2020 सही जो है आउटपुट। अगला प्रश्न है MS एक्सेल में संख्याओं के समुच्चय में सबसे बड़े मान की गणना कौन सा फंक्शन करता है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर लार्ज, उसके बाद कोष्ठक, मिन कोष्ठक, काउंट कोष्ठक या मैक्स, तो सही उत्तर ऑप्शन डी मैक्स कोष्ठक। अगला प्रश्न है जब निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन को सेल में प्रविष्ट किया जाता है तो क्या परिणाम होगा? एवरेज 3 12 16 9, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 4। दोस्तों जब एवरेज निकाला जाता है तो आप जान लीजिए 309 यहाँ पर 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित MS एक्सेल सूत्र का मान क्या होगा? एवरेज 5 4 4 3 6, तो सही उत्तर ऑप्शन डी 4.4 हो जाएगा इसका मान। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल सूत्र का मान क्या है? सम SQ 1 2 3 4, तो सम SQ मतलब सम स्क्वायर ऑफ 1 2 3 4, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 और 4 के वर्गों का योग, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा 30, आप जोड़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है दिए गए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सूत्र का परिणाम क्या होगा जब इसे ऊपर दिए गए सैंपल वर्कशीट पर लागू किया जाता है? एवरेज B1 B2 B3 B4 या B4 और B5, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर जो है ये ऑप्शन बी 80 हो जाएगा, क्योंकि एवरेज 90 85 80 75 और 70/5, तो ये 400/5 ये 80 हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिए गए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सूत्र परिणाम क्या होगा जब इसे दिए गए सैंपल वर्कशीट पर लागू किया जाता है? B1 B2 B3 B4 B5 का सम किया जाएगा, तो सही उत्तर 400 हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों यदि सैंपल वर्कशीट में जो है ये MS एक्सेल सूत्र एवरेज B2 D2 लागू किया जाए तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा? रिजल्ट क्या होगा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर 87 हो जाएगा। कैसे? तो एवरेज B2 D4 का परिणाम 30 होगा, क्योंकि एवरेज इक्वल टू दिए गए पदों का योग और पदों की संख्या का अनुपात होता है। तो यहाँ पे 85 90 और 86/3 261/3 87 हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों बाएं से दाएं अथवा शीर्ष से तल या दोनों से क्रमिक सेलों के संग्रहण को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है सेल रेंज।
दोस्तों लेफ्ट टू राइट अथवा टॉप टू बॉटम या दोनों क्रमिक सेलों के संग्रहण को सेल रेंज कहते हैं। सेल एक रो और एक कॉलम से बनी होती है। इसमें कॉलम्स को अक्षरों ABC द्वारा पहचाना जाता है, जबकि रो को 1 2 3 4 से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई गई फाइल को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों वर्कबुक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें दिया गया है 256/8/4/2। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन को वर्कशीट के सेल में प्रविष्ट किया जाता है तो कौन सी संख्या प्रदर्शित होगी? मिन और कोष्टक में 3, 12 इज ग्रेटर देन 5 और 4। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 1। यहाँ पर देखिए जो ये हल किया गया है, इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन 3 उसके बाद 12 इज ग्रेटर देन 5 और 4 को वर्कशीट में प्रविष्ट करने पर 1 प्रदर्शित होगा। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मिनिमम फंक्शन का प्रयोग निम्नतम मान को दर्शाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का मान क्या होगा? पावर 2 और 10 का। तो सही उत्तर 1024 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वैध फंक्शन नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका मिनिमम कोष्टक जो है ये वैध फंक्शन नहीं है। इसका जो है जो वैलिड फंक्शन है मिन और कोष्टक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट फंक्शन का मान क्या होगा? आपको बताना है। मैक्स 1, 8 इज ग्रेटर देन 12 और 10 का। तो सही उत्तर है 10 मान हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और विभिन्न प्रकार के मानों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या खोजने के लिए मैक्स अथवा मिन फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। इन कार्यों के लिए मिन रेंज और मैक्स रेंज का प्रयोग करते हैं, जहां रेंज इन संख्याओं की सूची के बराबर है जिसकी गणना करनी होती है। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में किस चार्ट का उपयोग समय और श्रेणियों की प्रवृत्तियों को दिखाने के लिए किया जाता है? तो सही उत्तर है लाइन चार्ट, याद रखिएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि जो लाइन चार्ट है इसका प्रयोग, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। लाइन चार्ट का प्रयोग समय या श्रेणियों के प्रवृत्तियों को दर्शाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि एक स्प्रेडशीट में सेल संपादित करने के संदर्भ में कौन सा जो है सूची 1 से सूची 2 से मिलान करता है? तो यहाँ पर देखिए इंटर का प्रयोग यूजर को अगली सेल में नीचे ले जाता है। तो देखिए नीचे ले जाता है अगले सेल में। और शिफ्ट प्लस टैब, इसका प्रयोग बाईं ओर अगले सेल में जाने के लिए। आपको जो है अगले सेल में बाईं ओर जाने के लिए शिफ्ट टैब का प्रयोग दाईं ओर अगले सेल में जो है दाईं ओर ले जाता है टैब। और एरो की आपको एरो की दिशा में ले जाता है। तो यहाँ पर मिलान देखिए BDAC ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 लॉन्च किया जाता है तो निम्न में से कौन सा टैब डिफ़ॉल्ट रूप में सक्रिय होता है? होम, फार्मूला, व्यू और डेटा। तो सही उत्तर है होम टैब। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के लॉन्चिंग के समय होम टैब डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय रहता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर बैंकों और वाणिज्यिक संस्थानों के डेटा एंट्री में अधिकतर प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में सक्रिय सेल का पता प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है स्टेटस बार, टाइटल बार, नेम बॉक्स और फार्मूला बार। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है नेम बार, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल का चयन करने के लिए दोस्तों आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल का चयन करने के बाद F2 कुंजी दबाए जाने पर
क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सही उत्तर है सेल एडिट मोड में बदल जाएगा F2 कुंजी दबाने पर। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या MS एक्सेल में सेल का चयन करने के बाद F2 कुंजी दबाने पर सेल एडिट मोड में बदल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल की पहचान पता एड्रेस करता है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को फार्मूला बार द्वारा निरूपित किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट डेटा को छांटा नहीं जा सकता, गलत है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फंक्शन बिल्ट इन फार्मूले हैं, बिल्कुल सही, केवल और केवल 2 आपका सही है। दोस्तों MS एक्सेल का फंक्शन बिल्ट इन फार्मूला है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रयोग संख्यात्मक मान डेटा को रिकॉर्ड करने, विश्लेषण करने और संग्रहित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि MS एक्सेल वर्कबुक 2007 में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती है? तो सही उत्तर है 3 वर्कशीट होती है डिफ़ॉल्ट रूप में, और इसको आप अपनी सुविधा के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। अगला है कि जब निम्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन को सेल में दर्ज किया जाता है तो क्या परिणाम होगा? सम ऑफ A1 2 3। तो सही उत्तर है जो है हैश नेम, जो है हैश नेम इंट्रोगेशन मार्क आ जाएगा। दोस्तों सम फंक्शन दी गई संख्याओं के जोड़ को प्रदर्शित करती है। ये संख्याएं सेल, रेफरेंस, रेंज, एरे या अचर के रूप में दी जा सकती हैं। सम फंक्शन अधिकतम 255 संख्याएं एक बार में ले जा सकता है और सम A1 2 3 4 का आउटपुट हैश नेम जो है क्वेश्चन मार्क आएगा। एक्सेल में एरे के साथ स्ट्रिंग दोनों के सम का आउटपुट एरर के रूप में नेम आएगा, क्योंकि एक्सेल में सम A1 2 3 अनुपयुक्त इनपुट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में कौन सा वैध फंक्शन नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए सम माइनस जो है कोष्टक, तो ये वैध फंक्शन नहीं है। सम इफ और सम प्रोडक्ट ये वर्क सेल के सेल में जो है सूत्र के रूप में दर्ज होते हैं। अगला प्रश्न है निम्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का परिणाम क्या होगा? काउंट कोष्टक में A1 2 3 4। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन D 4। अगला प्रश्न है MS एक्सेल का प्रयोग किसके लिए होता है? पत्र लेखन, स्प्रेडशीट परिकलन, प्रस्तुतिकरण, पेंटिंग या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर स्प्रेडशीट परिकलन में MS एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, MS एक्सेल में सेल को संपादित या एडिट करते समय लाइन ब्रेक प्रविष्ट करने का शॉर्टकट कौन सा है? तो सही उत्तर Alt+Enter होता है। अगला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला बार के दाईं ओर प्रदर्शित के चिन्ह हैं किस बटन के कौन सा बटन को दर्शाता है? तो सही उत्तर है दर्ज यानी इंटर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला बार के बाईं ओर का चिन्ह इंटर को दर्शाता है। इसमें 3 तरह के बटन होते हैं, रद्द, दर्ज और इंसर्ट फंक्शन। अगला प्रश्न है आंशिक रूप से पूरी की गई वर्कबुक को क्या कहते हैं जिसमें फार्मूले और फॉर्मेटिंग तो होती है, डेटा नहीं? ऑप्शन है प्रोटोटाइप, टेम्पलेट, मॉडल, फंक्शन या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है टेम्पलेट। दोस्तों वर्कबुक MS एक्सेल की स्प्रेडशीट फाइल होती है। ऐसी स्प्रेडशीट फाइल जिसमें फार्मूले और फॉर्मेटिंग तो होती है, डेटा नहीं, ये टेम्पलेट वर्कबुक कहलाती है। अगला प्रश्न है कंसोलिडेशन ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन प्रस्तुत नहीं करता? ऑप्शन है एवरेज, मैक्स, PMT, सम या STDEV। तो सही उत्तर है PMT। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में कंसोलिडेटेड विकल्प डेटा टाइप में डेटा टूल के अंतर्गत होता है। इसमें सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट, काउंट नंबर, STDDiv, STDDev, वार और वार्प विकल्प होते हैं। अगला प्रश्न है एक अलग सीट में एक सेल किसका उपयोग संदर्भित करने के लिए किया जाता है? तो सही उत्तर है शीट नेम और सेल रेफरेंस, ऑप्शन D। अगला प्रश्न है वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेल डेटा को इंटर करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है उसे सेल कहा जाता है। दोस्तों सेल को एक्सेल वर्कशीट का बेसिक इकाई कहा जाता है जिसमें उपयोगकर्ता यानी यूजर डेटा इंटर करता है।
अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट के शुरुआत में कर्सर को मूव करने के लिए प्रेस किया जाता है किसको? होम को, पेज अप, शिफ्ट प्लस होम, कंट्रोल प्लस होम या कंट्रोल प्लस पेज अप? तो सही उत्तर है कंट्रोल प्लस होम। तो याद रखिएगा दोस्तों, दस्तावेजों के शुरुआती अक्षर पर मूव करने के लिए कंट्रोल प्लस होम को जो है दबाना पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए इस प्रकार के निर्देश बहुत ही उपयोगी हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो कंप्यूटर आधारित प्रश्नों के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।